नमस्कार दोस्तों, विकास शुक्ला एकेडमी के इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और मैं आप सभी को यहाँ मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो आपने अगर मेरे पुराने लेक्चर्स मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारे वीडियो मुफ्त और फुल वहां पर मिल जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा अगर आपने भूल नहीं पाओगे सीरीज नहीं देखी है तो एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। वाकई में आप भूल नहीं पाएंगे। जो शब्द आपको कभी याद नहीं होते वो मैं आपको याद करा दूंगा उधर। तो प्लीज आप वीडियो को एक बार भूल नहीं पाओगे, सीरीज को ओपन करके जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आज जैसे हम पढ़ने वाले हैं बघेल वंश को। क्लियर। हमने पिछले लेक्चर में बुंदेला वंश को देखा था। तो सबसे पहले लिंक को शेयर कर दो दोस्तों के साथ। जो भी आपके ग्रुप भी हो तो उन ग्रुप्स में भी प्लीज शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर करो। जो भी आपके ग्रुप्स हैं प्लीज इस लिंक को आप शेयर कर दीजिए। क्योंकि हमारा चैनल नया है। मैं आपको खुद का एग्जाम भी मैं दांव पर लगाकर ये सारा कंटेंट एकदम मुफ्त दे रहा हूं, जो आपको पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगा। जिनने लिया हुआ है उनसे आप खुद स्वयं संपर्क कीजिए, वाकई में नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना मैं आगे इसको लेकर के जा पाऊंगा। तो प्लीज आप शेयर करें, जल्दी से लिंक को शेयर करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जैसा मैंने बताया भी था कि मैं एमपीपीएससी मेंस 2019 के लिए क्वालिफाई था। क्लियर। मैंने प्री निकाला हुआ है मेंस के लिए 2019 इसी बार के एग्जाम के लिए क्वालिफाई था मैं। ठीक है, तो मैं क्वालिफाइड हूं। बिल्कुल आपकी मर्जी है, आपको कौन पसंद है, अनक्वालिफाइड या क्वालिफाइड। मैंने स्वयं वो किया है तो मैं आपको उस रास्ते तक जरूर ले जाऊंगा अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो। बिल्कुल एकदम सब मुफ्त में यहाँ पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाता जाऊंगा अगर आपने सपोर्ट किया तो। प्लीज सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है और इसको आपके समर्थन की जरूरत है। एक बार जो आ जाएगा यहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा किसी को। क्लियर। तो मैं मेंस दिया हुआ हूं और आप सभी को सही रास्ते ले जाऊंगा, इसका पूरा भरोसा रखिए। और अगर मेरा कोई एडमिट कार्ड भी देखना चाहता है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक लड़के ने भी कमेंट किया था, क्या सर आपने वाकई में मेंस के लिए आप क्वालिफाइड थे? तो ये देखिए, ये मेरा एडमिट कार्ड है 2019 का, मेंस का, एमपीपीएससी मेंस। ठीक है, ये मेरा ही नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और ये मेरा आवेदन क्रमांक है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने मेंस के लिए मैं क्वालिफाई था। ये यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, विकास कुमार शुक्ला। आप सभी को दिख गया होगा। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019। ठीक है, और ये मेरा नाम लिखा हुआ है। तो मैं बिल्कुल आपको अपना एडमिट कार्ड भी दिखा दिया, तो मैं मेंस क्वालिफाइड हूँ। मेंस के लिए क्वालिफाई किया मैंने। चले, तो भरोसा कर किया करो। और ये एक कमेंट आया था जिसको मैं जल्दी से आप सभी को दिखाना चाहता था कि अगर आपके व्यू हैं मेरे लेक्चर के बारे में तो प्लीज आप जरूर इसको पढ़िए और देखिए इस कमेंट को और बताइए हमें भी कि आपको कैसा लगा। तो मैं यहाँ पे ना कोई कोर्स बेच रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। लोग 8-8 मिनट आके अपने कोर्स को बेचने का प्रचार करते हैं। मैंने ऐसा ना, मेरा कोई कोर्स है, जो भी है आपके लिए फ्री है। तो इतना तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकता हूँ। इन्होंने लिखा है, सृष्टि चौबे जी हैं। पिछला भी एक मैंने कमेंट दिखाया था किसी का, आज भी मैंने सृष्टि चौबे जी का ये दूसरा कमेंट दिखाया है कि यू आर द बेस्ट सर, ऑल माई कंसेप्ट आर क्रिस्टल क्लियर, इट्स बिकॉज ऑफ यू teachers, we are reaching to greater heights. Thank you very much. Keep making videos for us, it's really very fruitful for us. क्लियर। तो ये मैम है जो इन्होंने बताया था कि ये इंग्लिश मीडियम की हैं,
फिर भी मैं आपसे पढ़ रही हूँ और मुझे सब समझ में आ जाता है, और एकदम आपने मेरे सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। तो मैं आप सभी को यहाँ पढ़ाने के साथ उस रास्ते लेकर के जाऊंगा। मैंने आज इसलिए इसको सब चीजों को बताया कि मैं उस रास्ते आपको ले जाऊंगा जो सिलेक्शन आपको दिलाएंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना बघेल वंश। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बघेल वंश की, तो बघेल वंश का नाम बघेल कैसे पड़ा? पहली बात हम यही करेंगे, इस शब्द को पकड़ेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है व्याघ्रदेव, या इसका अन्य नाम बाघराव था। बाघराव के नाम पर इस वंश का नाम बघेलखंड पड़ा। क्लियर? तो ये बघेल वंश या बघेलखंड किसके नाम पर? ये लिखा हुआ है व्याघ्रदेव या बाघराव के नाम पर ही इस बघेलखंड वंश का या बघेल वंश का नाम पड़ा। क्लियर? चलो, दूसरी तरफ लिखा दिखाई दे रहा होगा आपको स्थापना। तो लगभग 1236 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में मानी जाती है। क्लियर? आपको दिख रहे होंगे संस्थापक, तो बीसल देव और भीमल देव। कौन? बीसल देव और भीमल देव। एक एक करके हम समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। चले, देखिए, तो संस्थापक बीसल देव और भीमल देव दोनों भाई थे। ये कहाँ के थे? तो गुजराती, जो चालुक्यों के वंशज होने का दावा करते हैं, ये गुजराती थे और चालुक्यों का वंशज होने का दावा करते थे। तो सर ये गुजरात की क्या कहानी है? तो चलिए हम गुजरात ले चलते हैं। मैप से इसीलिए चलता हूं मैं, मैप आप सभी के सामने है। आपको पता है गुजरात कहाँ है मध्य प्रदेश के? तो ये पश्चिम की ओर गुजरात है। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए, इसके अलावा अन्य चीजें और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कालिंजर, मैप में हम अभी पहले रीड कर लेते हैं। ये कालिंजर जो बांदा या महोबा के क्षेत्र का, जो उत्तर प्रदेश है उसके आसपास का है, बांदा या महोबा। क्लियर? ये है कालिंजर। ठीक है, इसके बगल में आपको दिख रहा है चित्रकूट, जो सतना जिले में। उसके बगल में ये रीवा। देखिए मैप में देखते जाइए, बिल्कुल इमेजिन करिए और मैं आपको एकदम याद करा जाऊंगा। प्राचीन नाम पेपर में आ सकता है भथा। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा है बांधवगढ़। ये कहाँ है? उमरिया। उमरिया जिले में है क्या? बांधवगढ़। लोकेशन आपको मैंने यहाँ बता दी। तो मैप में हम इतनी चीजों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। एक कालिंजर की लोकेशन, एक चित्रकूट, एक रीवा और एक बांधव। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमने पढ़ा था कि गुजराती चालुक्य। तो कौन थे ये गुजराती चालुक्य? ये देखिए, ये हम अगर बात करें पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश में, तो ये है कौन? गुजरात। तो सबसे पहले भैया आप ये कमेंट कीजिए कि गुजरात से कौन से मध्य प्रदेश के दो जिले टच करते हैं? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखें कितना आपने पढ़ा हुआ है। तो बेटा सब लोग कमेंट किया करो। अगर यहाँ पे सोना बाबू ने आपसे कुछ बोला होता तो एक पूरा भाई लोग पैराग्राफ लिख देते हैं। तो प्लीज आप सभी दो कमेंट तो कर ही सकते हैं कि यार ये जिले ये थे। तो अगर आपके सोना बाबू ने बोला होता तो एकदम, कई लोगों की मैंने देखी है टाइपिंग स्पीड एकदम सुपर फास्ट, इतनी फास्ट है कि बाबू ने एक लाइन लिखी तो सोना ने एक पैराग्राफ, और सोना ने एक लाइन लिखी तो बाबू ने एक पैराग्राफ। है मेरे फ्रेंड्स ऐसे। तो प्लीज आप सभी जल्दी से कमेंट करें और हम बताते हैं आपको ये कि गुजरात का जो अहलवाड़ा क्षेत्र था, यहाँ के ये क्या थे? यहाँ के ये शासक थे, इसको राजधानी बनाया हुआ था। और ये कौन थे? तो चालुक्य, या फिर हम बात करें सोलंकी। एक ही बात है, चालुक्य भी वही बात है और सोलंकी भी। क्लियर? तो ये आपको आज समझ में आया कि सोलंकी और चालुक्य अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है भीमदेव। तो ये जो चालुक्य और सोलंकी वंश था गुजरात का, इसका पांचवा शासक कौन था? भीमदेव। ठीक है, और भीमदेव का पुत्र कौन था? सारंगदेव।
और सारंगदेव का पुत्र कौन था? वीरधवल। कौन था? वीरधवल। फिर इसका जो पुत्र था वो था व्याघ्रदेव, जिसको मूल संस्थापक माना जाता है बघेल वंश का। क्लियर? क्या? व्याघ्रदेव। तो ये पहले भीमदेव, फिर उसका पुत्र, चौथा पुत्र था ये सारंगदेव, फिर सारंगदेव के बाद हुए वीरधवल, और वीरधवल के बाद ये हुआ व्याघ्रदेव, जिसके नाम पर इस वंश का नाम था। क्लियर? फिर तो ये जो ऊपर अपन ने संस्थापक पढ़े थे, बीसल देव और भीमल देव, ये क्या थे? इसी वंश के कहीं ना कहीं शासक थे। तो इनको क्या हुआ एक बार कि इन्होंने सोचा, ये यात्रा या घूमने फिरने का इनको बहुत शौक था, तो ये चलते चलते कहाँ पहुंचे? चित्रकूट। तो इन्होंने क्या किया, ये चालुक्यों ने बोले यहाँ से चलते हैं मध्य प्रदेश से, और चलते चलते कहाँ को गए? तो ये चलते चलते गए यहाँ चित्रकूट में। चित्रकूट पहुंचे जब, तो चित्रकूट में इन्होंने देखा कि ये जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री और मध्य प्रदेश की बाउंड्री है, यहाँ पर किसी की सुदृढ़ या ऐसा शासक नहीं था जिसका यहाँ संप्रभुत्व स्थापित हो। क्लियर? तो इन्होंने देखा कि भैया अच्छा टाइम है यहाँ अपनी सत्ता या अपना घर बनाने का, यहाँ तो सब ऐसे ही चल रहा है। तो इन लोगों ने सोचा, और ये गुजरात से अब आए तो थे यात्रा पे, तो इन लोगों ने मूड बनाया, परंतु वास्तविक संस्थापक अगर पहला राजा बने, अब ऐसा तो होता नहीं है कि किसी के अन्य राज्य में जाते से ही कोई अपना राज्य स्थापित कर लेता है, कहीं ना कहीं टाइम लगता है। तो ये जो सारंगदेव, वीर धवल और इनका जो पुत्र था व्याघ्रदेव, प्रथम सोलंकी राजा बना। ये लिखा है प्रमुख संस्थापक, इस वंश का प्रमुख संस्थापक कौन था? तो ये लिखा है व्याघ्रदेव प्रथम सोलंकी राजा। क्लियर? और ये पुत्र किसका था? तो इस तरफ हमने बताया वीर धवल का ये पुत्र था। कौन? व्याघ्रदेव। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है रीवा रियासत की स्थापना। तो रीवा रियासत की स्थापना कब हुई? ये लिखा है आपको 1400 ईस्वी, और राजधानी राजधानी रीवा को बनी। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको अभी तक समझ में आया होगा लेक्चर। अभी हम स्ट्रक्चर पूरा इसका देखने वाले हैं, इस वंश का, जैसा हमने बुंदेला वंश का देखा। तो अभी तक क्लियर हुआ? इस पेज में मैंने जो चीजें आपको बताई, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी को दिख रहा होगा कि व्याघ्रदेव से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं इस पेज से। इस पेज से अगर कहीं प्रश्न होगा तो वो व्याघ्रदेव से। क्लियर? चलिए, फिर मैंने जैसा आप सभी को बताया कि हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो आप सभी के सामने है गुजरात का सोलंकी वंश। क्लियर? कौन? भीमदेव। तो ये भीमदेव पांचवा शासक था। ये क्या 1021 से 1063 तक शासन किया, और ये कहा राजधानी बना के रखा था? तो ये अहिलवाड़ा। ठीक है? चलिए, अब इसके चार पुत्र थे, आप सभी को दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा आपको मूलराज, दूसरा इस तरफ एक कर्णदेव, तीसरा दिख रहा है आपको क्षेमराज, और चौथा आपको दिख रहा है सारंगदेव। तो हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में या फिर इस लेक्चर में इन सब की बात करने वाले हैं। जो क्या था? भीमदेव का चौथा पुत्र था, जो चालुक्य या सोलंकी वंशीय था। ठीक है? ये जो इस तरफ ब्रांच बनी हुई है, तीन पुत्र भीमदेव के, इन्होंने कहीं न कहीं गुजरात में ही शासन किया, परंतु ये जो चौथा इस तरफ आपको दिख रहा है सारंगदेव, वीरधवल, बाघराव, इन्होंने कहीं न कहीं बुंदेलखंड पर या हमारे जो रीवा और बांधवगढ़ का जो राज्य है उस पर शासन किया। क्लियर है कि भीमदेव, भीमदेव के बाद उनके पुत्र सारंगदेव, सारंगदेव के पुत्र के बाद हुए वीरधवल, और वीरधवल के बाद हुए बाघराव या व्याघ्रराज। इन्होंने क्या किया? बघेल गांव की स्थापना अपने ही नाम पर। ठीक है? और बघेलखंड के मूल पुरुष तो मैंने बताया ही था पिछले पेज में कि ये प्रथम सोलंकी राजा थे।
क्लियर। इनके बाद पुत्र कौन हुए, तो इनके बाद जो पुत्र हुए वो करणदेव हुए। ठीक है, इस तरफ की स्ट्रक्चर को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है ये, यहां से प्रश्न होगा बिल्कुल। अगर इसमें प्रश्न आया तो यहां से आ सकता है। क्लियर। चलिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1233 से 34 ईस्वी में सर्वप्रथम गुजरात से तीर्थों का भ्रमण करते चित्रकूट पहुंचे। ठीक है, चित्रकूट पहुंचे। इस समय यहाँ कोई सुदृढ़ शासक नहीं था, तो चालुक्य क्या 1233-34 में सर्वप्रथम गुजरात से तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकले और चित्रकूट में पहुंचे, जो हमने अभी मैं अपने आप को बताया था। पहुंचे, इस समय यहाँ कोई सुदृढ़ शासक नहीं था जो परमानेंट। क्लियर। अब देखो, तो सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम चंदेलों के रिक्त किले। अब चंदेल कहाँ थे, तो ये कालिंजर जो अभी अभी मैंने आप सभी को पिछले पेज में बताया, ये कालिंजर कहाँ, तो ये कालिंजर, ये बांदा के आसपास का जो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ जब ये पहुंचे चित्रकूट कौन, ये हमारे चालुक्य, तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि कालिंजर के पास, ठीक है, कालिंजर के पास क्या था, रिक्त किला था, किसका, चंदेलों का, क्योंकि कालिंजर चंदेलों के अंतर्गत था। और चंदेलों का एक खाली किला पड़ा हुआ था जिसका नाम था मर्फ, जो कालिंजर से 16 मील उत्तर पूर्व है, जो कालिंजर किले से 16 मील उत्तर पूर्व, और किले का नाम मरफा। ये पूछा जा सकता कि सर्वप्रथम जो चालुक्य शासक थे जब मध्य प्रदेश में आए तो इन्होंने किस किले को अधिकार में लिया, तो मरफा। ठीक है, और ये कहा था, कालिंजर से 16 मील उत्तर पूर्व, उस पर कब्जा किया। अपने साथ आए हुए लोगों हेतु, अब जो इनके साथ आए थे तीर्थ यात्रा में, आए लोगों हेतु बस्ती बसाई। ठीक है, जो भी इनके साथ आए थे उनके लिए इन्होंने बस्ती बसाई, और नाम क्या रखा उसका, बघेलबारी। बघेलबारी किसके नाम पर, बाघराव के नाम। क्लियर, इसी बाघराव के नाम पर बघेलबारी बस्ती को बसाई। चले आगे, चलो। अब देखो, जो चंदेलों का खाली किला पड़ा हुआ था मरफा का, उस पर तो, उसमें तो जाके खाली पड़ा था, तो ये घुस गए और चले गए। कौन, चालुक्य। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो भट्ट राजा, अब भट्ट राजा के अंडर में हो था क्या, कालिंजर। भट्ट राजा के अंडर में था कालिंजर, उसको भी क्या किया, फिर छीन लिया। तो मरफा जीतने के बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या, पैर पसारना स्टार्ट किए। ठीक है, पैर पसारे, और पैर पसारने के बाद अब ये कालिंजर की तरफ बढ़ गए। कहीं कहीं मरफा जीत लिए तो, और इनका क्या था कि मनोबल बढ़ा हुआ था कि अरे इन लोगों ने कुछ नहीं किया चंदेलों ने, और हम तो मरफा में अंदर आ गए। फिर उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, तो उस कालिंजर पे ही हमला कर दिया और कालिंजर किला छीन लिया। क्लियर। और पड़ोसी मंडीहा रघुवंशी राजा का राज्य भी छीन लिया। अब उसी के पड़ोस में क्या था, कालिंजर के ही पड़ोस में मंडीहा एक नाम का राजा था, जहां रघुवंशी राजा उसको बोलते हैं, उसका भी साम्राज्य इन्होंने छीन लिया। अब देखिए बघेल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर लिखा हुआ है, गहोरा में लोधियों के राज्य को भी छीना। जो गहोरा में लोधी राज कर रहे थे, गहोरा कहाँ है, तो गहोरा ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बाउंड्री में है, सतना के आसपास। ठीक है, गहोरा में लोधियों के राज्य को भी छीन लिया। क्लियर। चलो, गोहरा है, गहोरा, ऐसा गोहरा भी कई जगह लिखा मिला, गोहरा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, अपने को समझ में आ गया, यही बहुत है कि गोहरा से, गोहरा या गहोरा है, जो जहां पर लोधियों का शासन था उसको भी इन्होंने छीन लिया। अब देखिए विवाह, तो विवाह व्याघ्रदेव का विवाह किससे हुआ, तरोहा शासक, तरोहा में एक शासक था
जो मुकुंद देव चंद्रावत परिहार था। क्या? मुकुंद देव चंद्रावत परिहार, इसकी इकलौती पुत्री सिंदूरमती से विवाह किया। इससे ये लिखा है यहाँ, सिंदूरमती से विवाह किया। पेपर में ऐसे प्रश्न आए हैं। अब हो सकता है ऐसा आ जाए कि व्याघ्रदेव जो बघेल वंश के मूल संस्थापक थे, इनने किस वंशीय किसकी पुत्री से विवाह किया? तो चंद्रावत राजा परिहार की पुत्री, और जो क्या थे, तरौहा शासक थे। परिहार की पुत्री थी, ध्यान रखना, इकलौती थी। और ठीक है, सिंदूरमती उनका नाम था। इनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक करणदेव, दूसरा कंधरदेव। एक करणदेव और एक कंधरदेव। क्लियर? चले आगे, चलो। इस तरह 13वीं सदी में यहाँ बघेल राज्य क्या हुआ? स्थापित। 13वीं सदी मैंने बताया था कि 13वीं सदी में यहाँ पर राज्य स्थापित। राजधानी स्टार्टिंग में कहाँ बनाई? तो ये गहोरा, जो रीवा सतना के पास है, बाउंड्री पे पड़ता है रीवा सतना की और उत्तर प्रदेश, तीनों की बाउंड्री पर ये गहोरा पड़ता। क्लियर? तो ये समझ में आया व्याघ्रदेव का कि क्या था कि सबसे पहले चालुक्यों ने देखा जो मरफा का किला था चंदेलों का, उस पे कब्जा किया। फिर कुछ समय बाद कालिंजर भी छीन लिया और पड़ोसी राजाओं को भी हरा करके, ये मंडिया और लोधियों को हरा करके उनका राज्य भी छीना। और फिर जो विवाह हुआ इनका मुकुंद देव चंद्रावत परिहार की पुत्री सिंदूरमती से हुआ, और इनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए। कौन? करणदेव और कंधरदेव। ठीक है, इस तरह 13वीं सदी में यहाँ बघेल राज्य स्थापित, राजधानी जिसकी गहोरा, और ये कहाँ है? रीवा सतना उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में। चले आगे, चलिए। और इन्हीं व्याघ्रदेव के नाम पर बघेलखंड वंश का नाम पर। ये देखिए, ये है क्या? आप सभी को कालिंजर, कालिंजर सुना सुना के मैंने शायद थका दिया हो। कालिंजर का किला है, ये कहाँ है? मैंने बताया बांदा महोबा, बांदा उत्तर प्रदेश में है। जो क्या था? चंदेलों की राजधानी, चंदेल शासक थे यहाँ। यहाँ ये क्या है? ये झंडा लगा हुआ है, मंदिर है। कौन सा मंदिर है? नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है ये। इस किले के पीछे ही है ये। ठीक है, यही बचा हुआ है वहां पर कालिंजर का किला, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और नीलकंठेश्वर महादेव है, इसे परमार्दी देव ने बनवाया था। परमार्दी देव। क्लियर? तो ये है वो कालिंजर का किला, जो उत्तर प्रदेश बांदा। चले आगे हम, चलिए। अब जो इनके पुत्र थे, किसके? व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव के पुत्र थे, उन्होंने यहाँ शासन किया। और अब हम एक एक को देखते हैं, कुछ न कुछ यहाँ से प्रश्न हो सकता है, महत्वपूर्ण है। तो लिखा हुआ है करणदेव। करणदेव जो व्याघ्रदेव के पुत्र थे, इनकी राजधानी भी गहोरा ही थी। पिता देखिए लिखा ही हुआ है व्याघ्रदेव। विवाह, विवाह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कलचुरी शासक, कलचुरी का जो शासक था, सोमदत्त की पुत्री पद्म कुमारी के साथ। जो करणदेव व्याघ्रदेव का पुत्र था, उसका विवाह कलचुरी शासक, कलचुरी वंश पढ़ा चुका हूं मैं, कलचुरी शासक सोमदत्त की पुत्री पद्म कुमारी के साथ हुआ। अब देखिए कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। बांधवगढ़ किला इनको क्या मिला था? दहेज में। बांधवगढ़ किसके अंतर्गत आता था पहले? तो ये कलचुरी, कलचुरियों के आ रहा होगा जब तो दहेज में मिला। यहां से प्रश्न हो सकता है कि बांधवगढ़ का किला करणदेव ने किससे किससे दहेज में प्राप्त किया? तो कलचुरी शासक सोमदत्त। क्लियर? कलचुरी शासक सोमदत्त से दहेज में मिला था ये बांधवगढ़ का किला, जो उमरिया जिले में है। क्लियर? और ये किससे विवाह किया इन्होंने? तो लिखा हुआ है पद्म को। क्लियर है? चले आगे, चलिए। देखिए यहाँ सीधा दहेज में ही मिल गया, लोगों को लड़ना पड़ता है किले के लिए। बांधवगढ़ का किला भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है।
इसको जीतने की जगह इनको सीधा विवाह करने पर ही ये मिल गया, तो फिर लड़ना क्या है। तो किससे विवाह, पद्म कुमारी कलचुरी शासक सोमदेव की पुत्री, इनको क्या बांधवगढ़ का किला इन्होंने कर्णदेव को दहेज में दिया। निर्माण, तो ये बांधवगढ़ में ही कर्णदेव ने क्या निर्माण करवाया। अब देखिए कुछ तो ये करवाएंगे ही ना, किला तो दहेज में मिल गया, लेकिन अब इनको अपना नाम भी तो छोड़ के जाना है। तो इन्होंने कर्णपाल दरवाजा क्या करा, बनवाया। क्या, कर्णपाल दरवाजा कर्णदेव ने बनवाया, इसलिए इसका नाम कर्णपाल दरवाजा। आप बताइए अगर पेपर में आ जाए कि कर्णपाल दरवाजा कहाँ है, बताइए बन जाएगा। कल तक नहीं बनता, आज जरूर बन जाएगा कि कर्णपाल दरवाजा कर्णदेव द्वारा बनवाया गया और वो बांधवगढ़। क्लियर। चलिए इनका जो कब्जा कहां तक हो गया, तो भरगढ़ भरहुत, भरहुत कहां पर है कमेंट करो जल्दी से। भैंसवार और कैमूर, जो सतना के आसपास एक पहाड़ी है, कैमूर क्षेत्र बोला जाता है, वहां तक क्या इस कर्णदेव ने अपना साम्राज्य फैला लिया। क्लियर। चलो इसके बाद इसका जो पुत्र आया, कौन, वो सुहागदेव। कौन, सुहागदेव। इसने क्या किया, इसने बांधवगढ़ जो उमरिया है, उमरिया से भी आगे बढ़ाई और इसने बांधवगढ़ के दक्षिण में राज्य विस्तार किया, बांधवगढ़ से भी आगे चला गया। इसने जो प्रमुख कार्य क्या किए, तो नगर बसाया है। कौन, सुहागपुर, आपको पता ही होगा, और शहडोल, सुहागपुर और शहडोल नगर को बसाया। अगर पेपर में आ जाता है कि सुहागपुर किसके द्वारा बसाया गया, तो बघेल शासक सुहागदेव। क्लियर। चले आगे हम। चलिए निर्माण क्या करवाया, तो इसने जलाशय बनवाए तथा विराटपुरी जो खंडहर थे उनका जीर्णोद्धार। क्लियर। आ रहा है ना समझ में कि व्याघ्रदेव, व्याघ्रदेव के पुत्र करणदेव, करणदेव के पुत्र सुहागदेव, जिनने सुहागपुर या शहडोल नगर को बसाया। चले हम आगे, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुहागदेव ने सुहागपुर या शहडोल नगर को बसाया। आगे लिखा हुआ है सारंगदेव। तो सारंगदेव क्या थे, चंदेल सामंत। अब देखिए सारंगदेव सुहागदेव के पुत्र थे, सुहागदेव के पुत्र थे ये। ठीक है। इनने क्या किया, इनने चंदेल सामंत, तो जो चंदेल शासक थे कहां के, कालिंजर के, कालिंजर के थे ना चंदेल शासक। तो इसमें क्या किया सारंगदेव ने, चंदेल सामंत, चंदेलों के एक सामंत थे उदल, जो महोबा के थे, आल्हा और उदल, आपने नाम सुन रखे होंगे। क्या, आल्हा और उदल प्रतापी शासक थे। ठीक है। और ये सामंत थे किसके, तो चंदेलों के। अब क्या किया इसने, चंदेल सामंत उदल को हराकर कोठरी में कैद किया। तो इस जो उदल था, इसको इस सारंगदेव ने एक कोठरी में कैद कर लिया। क्या हुआ था कि ये जो उदल था, कहीं ना कहीं जो चंदेल शासक थे, इन्होंने इस उदल को भेजा कि जा करके सारंगदेव को हरा दो और उसका राज्य जो बांधवगढ़ का किला है उसको जीत लो। क्योंकि अपने आप में कहीं ना कहीं जिस प्रकार कालिंजर का किला अपने आप में महत्व रखता है उत्तर की ओर, उसी प्रकार पूर्व की ओर ये बांधवगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट रखे। बांधवगढ़ का किला, क्योंकि यहां से बस्तर या फिर हम बात करें छत्तीसगढ़ की सीमा प्रारंभ होती है, तो उस छत्तीसगढ़ की ओर जाने का रास्ता इस बांधवगढ़ किले से गुजरता है। तो क्या किया कि चंदेल शासकों ने क्या सोचा कि उधर जाओ तुम और सारंगदेव को हरा करके बांधवगढ़ किले पर कब्जा कर लो। तो ये सारंगदेव से लड़ने के लिए उधर जब गया, तो उधर को ही उल्टा सारंगदेव ने कैद कर लिया, एक कोठरी बनवाई, उस कोठरी में उसको उदल को कैद कर लिया। ठीक है। और कहा, बांधवगढ़ किले में। आया समझ में। तो चलिए आगे, फिर लिखा है कैद किया। आज उस समय उदल, उस स्थान को उदल की कोठरी कहा जाता है। पेपर में आ जाए उदल की कोठरी कहाँ है, बताइए। व्यापम ने पूछे ऐसे प्रश्न, और पीएससी भी पिछले बार का जिसने देखा होगा, इतिहास से कितना डीप प्रश्न आया है, एक भी प्रश्न यहाँ आपका नहीं छूटेगा। अगर पेपर में आ जाए कि उदल की कोठरी कहाँ पर है,
ऊदल की कोठरी? बताइए, पता है आपको? हाँ, आप जरूर पता होगा। कहाँ? बांधवगढ़। ठीक है, ये सारंगदेव से लड़ने गया था, उल्टा ही सारंगदेव ने ऊदल को कैद करके उस कोठरी में रख दिया। चले आगे, चलो। तो यही थी ऊदल कोठरी के पीछे की कहानी, ये सारंगदेव ने काम किया था। चलो, ये क्या है? तो आप सभी को ये दिख रहा है, ये बांधवगढ़ का किला है। अब कहीं ना कहीं अस्तित्व खोता जा रहा है धीरे धीरे। बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, उसके ही अंदर है ये। अब उसको, उस एरिया को क्या नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। ये है वो बांधवगढ़ का किला। ये एक हिस्सा है उसका, पूरा किला नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए खंडर टाइप में बदलता जा रहा है। चलिए, ये भी उसका ही एक दृश्य है बांधवगढ़ किला का। बांधवगढ़ किला ही है ये। फिर उसके बाद ये कुछ कुछ इन्होंने जो प्रसिद्धि प्राप्त की, उनके बारे में हम देखते हैं। तो पांचवा शासक इसका था बिलासदेव। ठीक है, बिलासदेव ने क्या किया? जैसा नाम बिलासपुर नगर को बसा। और देखिए, मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं ये रास्ता कहाँ को, छत्तीसगढ़ को यहाँ से होकर जाता है। तो अब उधर तो उसमें सफल नहीं हो पाया था, तो लेकिन उसका बिलासदेव जो था, ये गया कहाँ पर? ये गया पूर्व की ओर। इसने छत्तीसगढ़ पर शासन किया और इस बिलासपुर नगर को। फिर उसका पुत्र भीमल देव। ये वो भीमल देव नहीं है, ध्यान रखना, ये बिलासदेव का पुत्र है भीमल देव। क्या है ये? संस्कृत विद्वान, तथा इसने जो रचना रची, वीर भानुदत्त। क्या रचना रची? वीर भानुदत्त। चलिए, फिर क्या? जैसे भीमल, भीमल तो उसी प्रकार से इसने भानुदय, ठीक है, संस्कृत विद्वान था ये, इन्होंने वीर भानुदय की रचना की। नेक्स्ट लिखा दिखाई दे रहा है आपको, अनिक देव। अनिक देव किसके? भगवान कृष्ण के परम उपासक थे। प्रश्न पेपर में नहीं आएगा। चले आगे, आठवां वलन देव, नौवां दलकेश्वर देव, 10वें हुए मलकेश्वर देव और 11वें हुए बरिया देव। यहां से प्रश्न नहीं आने वाले। लेकिन बल्लार देव इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है बल्लार देव? तो 1353 से 1389 ईस्वी में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। पेपर में प्रश्न यहां से हो सकता है कि किस बघेल वंशीय शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? किसने की? तो बल्लार देव। भल्लाल देव था, ऐसा कुछ याद कर लो। तो महाराजाधिराज, ये जो बाहुबली है उसका भल्लाल देव था, ऐसे कुछ याद कर लो। बल्लार देव, इसको राजा बनना था ना, तो महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की। और ये जो इसके बगल में लिखा हुआ है फिरोज तुगलक समकालीन, ये क्या था? फिरोज तुगलक का समकालीन। अच्छा, आप लोगों ने बाहुबली देखी है? उसमें जो राणा दुर्गावती या फिर भल्लाल देव होता है, वो वाकई में बहुत बलशाली है, शक्तिशाली। इस प्रभास से भी ज्यादा अच्छा लगता है वो। लगता है या नहीं लगता है? तो उसी के जैसे याद करो कि बल्लार देव या भल्लाल देव क्या था? राजा बनना चाहता था, तो इसने क्या किया? उपाधि धारण की महाराजाधिराज की। और ये फिरोज शाह तुगलक का क्या था? समकालीन। फिर उसके बाद हुए सिंहदेव। सिंहदेव क्या? प्रयाग में समाधि ले ली थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से, कि किस बघेल वंशीय शासक ने प्रयाग में जाकर के जल समाधि ले ली। यहां से प्रश्न, यहां से प्रश्न हो सकता है कि किस, हमारा जो बघेल वंशीय शासक था, उसने जल समाधि प्रयाग में ले ली? सिंहदेव। अब जो सिंह होगा, बलशाली होगा, शेर होगा जो, वही तो ऐसा काम कर पाएगा कि 20 प्रयाग में जाकर के जल समाधि ले लो। तो सिंहदेव, सिंहदेव ने क्या किया? प्रयागराज में जल समाधि ले ली। इसके बाद हुए भैरम देव। हमें नहीं पढ़ना है भैरम देव के बाद। फिर हुए नरसिंह देव। 15वें जो हुए वो नरसिंह देव। ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन से नंबर के थे, बिल्कुल नहीं। ना ये पूछा जाएगा कि इनका काल क्या था,
बस लिखा हुआ है 1438 से 1470 ईस्वी तक क्या नरसिंह देव जी थे, परंतु ये समय नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाना है, देखो 1443 ईस्वी में सरकी कालपी अभियान में सहयोग किया। इन्होंने क्या किया कि 1443 में सरकी कालपी अभियान में इन्होंने सहयोग किया, और ये किसके, महमूद खिजली के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे, तो महमूद खिलजी के समय। ठीक है, तो ये आज हमने अभी तक यहाँ तक 15वें शासक तक पढ़ा। अभी हम कुछ इसके और महत्वपूर्ण शासकों को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज मैंने प्रश्न नहीं लिए हैं, इसका जो टोटल कंप्लीट लेक्चर हो जाएंगे तब हम एक सीधे पूरे टेस्ट ले लेंगे आप सभी का बघेल वंश पर। एक दिन पूरे उसके प्रश्न सभी को करा देंगे। तो चलिए आप सभी प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। कई लोग हैं हमारे साथ जो मदद करने के लिए स्वयं आगे आए हैं। एक मयंक नाम के व्यक्ति हैं, वो कोरोना पॉजिटिव है फिलहाल में, फिर भी वो मेरे लिए टेक्निकल कहीं ना कहीं मदद खुद से ही मुफ्त कर रहे हैं। तो आप लोग, अपना ही चैनल है, प्लीज शेयर कीजिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ लेकर के आइए। बने रहें अपने घरों में। जय हिंद।